हेलो एवरीवन। आज के अपने इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि या तो हमने गैल्वेनिक सेल्स पढ़े अपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, या हमने पढ़े अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। दोनों ही सेल्स के अंदर हमने हमेशा एक बात करी कि हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, रिएक्शन, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन होती है, ठीक है, तो या एनर्जी दी जाती है या ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। उसी को हम करंट की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं और अपना करंट हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। या फिर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, करंट की फॉर्म में, और वो रिएक्शन होती है। बेसिकली इस इलेक्ट्रोलाइट पे करंट की सप्लाई की जाती है। तो अब ज़रूरी है ना कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना कि ये इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से कंडक्ट करता है, ठीक है। जैसा आपने प्रीवियसली अपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। वो इसीलिए पढ़ा क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इनका भी एक मैकेनिज्म होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कंडक्टेंस आया नहीं आया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, और अगर हमें वो सारी चीज़ें देखनी है तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ना पड़ेगा। देखो, थ्योरेटिकली गैल्वेनिक सेल्स अलग है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स अलग है, लेकिन अब जब हमने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ा है तो अब हमें ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर लिया है उसकी कंडक्टिविटी या उसका कंडक्टेंस क्या है, और वो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कैसे कैसे चेंज कर रहा है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपने अपने आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है ये कैसा होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही आ गई कि जो हमारे कंडक्टर्स हो जाएंगे वो दो तरीके की हो गई, एक तो मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में 12th में, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर आपने देख लिया कि सपोज कोई मेटल रोड है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इस तरीके से उसके अंदर कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपने ऐसे पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट एक कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट में नहीं, लेकिन अपनी मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं, ठीक है। या तो उसकी मोल्टन स्टेट होनी चाहिए या वो अपने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा यही देख लेते हैं कि जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो इसमें चार्ज या करंट फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये एक मेटल का कटायन है, ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनायन है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये कटायन प्रेजेंट है, ये एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो आयंस की होती है, ठीक है। आयंस पास करते हैं और वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। वो चार्ज कैरियर्स है तो वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरियर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे क्या होंगे, आयंस, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके अंदर जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आपकी मेटल के ऊपर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन हाँ किस किस पे बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे,
उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तीसरी चीज, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो आपका कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। और वो क्यों होता है? लो टेम्परेचर पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो वेल अरेंज्ड रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और उनकी अरेंजमेंट बिगड़ जाती है, तो जो उनकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होता है, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आपका कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे। सबसे पहले तो बस आप एक ये डिफरेंस देख लो कि ये सारा डिफरेंस है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस पे कैसे डिपेंड करती है, इसको हम एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में यही देखेंगे। इसके हम 2 लेक्चर बनाने वाले हैं कि एक तो इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है या किस तरीके से कंडक्ट होता है या कैसे कैसे आयन या ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स, एक लेक्चर में ये पढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि उससे आगे कुछ प्रॉब्लम्स और जो अपना रह जाएगा वो ठीक। तो इन सारी बातों पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। ये आप सब पढ़ चुके हैं, उसका डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। मेन डिस्कशन हमारा सिर्फ और सिर्फ यही रहने वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो आगे अब हम ये देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो मैंने लिखे हैं इनको एकदम डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैंने बोली कि एक इलेक्ट्रोलाइट है M+X-, इसके जो आयंस बनेंगे M+ और X-, ठीक है, या तो एक्वस सॉल्यूशन में बनेंगे या मोल्टन स्टेट में बनेंगे, ठीक। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है हमारा कंडक्टेंस, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ठीक। तो अभी हम वही फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या वो कितना अच्छा कंडक्टर है या कितना बुरा कंडक्टर है। देखो, सबसे पहली चीज मैं बोल रही हूं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपने जैसे अपने सॉल्यूशंस में पढ़ा होगा कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट अगर आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप करो तो ज़रूरी नहीं है वो 100% डिसोशिएट हो, ठीक है। उसका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन हमेशा 100% नहीं, सॉरी 1 नहीं होता, डिसोशिएशन 100% नहीं होता। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो कैसे, वीक है तो कैसे। देखो, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या होते हैं, वीक क्या होते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया, आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए M+X- के, ठीक है। इस 100 में से आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया 100 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब इस 100 में से कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो M+ और X- में टूट गए। जब एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया तो 100 में से कितने मॉलिक्यूल इन दोनों के अंदर ब्रेक कर गए, ठीक है, वो क्या है, इसका डिसोशिएशन, ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे, जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट A है, ठीक है, उसके हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, एक्वस सॉल्यूशन में डाले, 100 के 100 ब्रेक कर गए, ठीक है, और इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना लिया। दूसरा हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया B, ठीक है, उसके सिर्फ 40 मॉलिक्यूल्स ब्रेक किए, ठीक है, 40 M+X- की फॉर्म में पड़े हैं, ठीक है, बाकी सारे
एज ए वॉल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं, ठीक है, वो डिसोशिएट ही नहीं हुए, ठीक। तो जो बहुत अच्छा डिसोशिएट होते हैं सोल्यूशन के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं सोल्यूशन के अंदर उनको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब आप देखो ये जो स्ट्रॉन्ग वाला डिसोशिएट हुआ तब इसने तो बहुत सारे आयंस फैला दिए सोल्यूशन के अंदर, और जब ये वीक वाला डिसोशिएट हुआ तो इसने सिर्फ, इससे तो बहुत कम आयन मिले ना हमें। ये पूरा देखो हमने बोला कि मोल्टन और एक्वस स्टेट्स होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए कि जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ये अपने आयंस की फॉर्म में करेंगे, एक पूरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं करता। इसीलिए उसको पहले हमें या तो मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा या एक्वस स्टेट में लाना पड़ेगा। लेकिन हम एक्वस स्टेट के अंदर भी ले आए लेकिन फिर भी ये डिसोशिएट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसने तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी नहीं है, इन दोनों के अमाउंट पर डिपेंड करती है। और अगर डिसोशिएशन कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ आयंस बहुत कम बने हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस कम बने हैं तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये होते हैं जो बहुत अच्छे डिसोशिएट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अच्छे से डिसोशिएट नहीं होते, ठीक। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या होंगे। तो इतना तो आपका समझ आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कंडक्टेंस इज वेरी गुड, वीक में अच्छा नहीं होता, नॉट सो गुड। चलो अब हमें तो ये पता ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और सॉल्ट्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे वीक एसिड, बेस एंड वीक सॉल्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, HCl आपका बहुत अच्छा डिसोशिएट होता है, H2SO4, NaOH, NaCl, ठीक है, और भी बहुत कुछ ले सकते हो। वीक के अंदर बहुत ज़्यादा वीक है ये, ठीक है, इसका डिसोशिएशन काफ़ी मुश्किल से होता है, ठीक। तो ये हो गए आपके स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, ये हो गया आपका वीक का एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक चीज़ तो पता चली कि हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, किस तरीके से डिपेंड करता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड थिंग कि दूसरी कौन सी चीज़ है जिस पे ये डिपेंड करता होगा, ठीक है। देखो जब M+X डिसोशिएट हो रहे हैं तो कुछ नंबर ऑफ आयंस दे रहे हैं। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो उसने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा दिए, इसीलिए उसका कंडक्टेंस भी ज़्यादा है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट था हमारे B वाला, उसने नंबर ऑफ आयंस थोड़े डिसोशिएट किए, ठीक है। तो एक बात तो हमें यहाँ से भी समझ में आ गई कि अगर हमारे पास सेकेंड फैक्टर में लिख रही हूँ अभी इसके नीचे, सेकेंड क्या हो गया, number of ions present in a solution। देखो आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl, सॉरी 3 ले लो, MgCl2 और AlCl3, ये 3 है। इन तीनों में से अच्छा कंडक्टर कौन सा होगा, देखो कैसे, NaCl ब्रेक करेगा Na+Cl- में, एक NaCl से हमें 2 आयन मिले, ठीक है। MgCl2 ब्रेक करेगा Mg2+ 2 क्लोराइड आयंस, ठीक है, हमें टोटल कितने आयंस मिले, 3 आयंस मिले, ठीक है। जो हमारा AlCl3 है वो किस में ब्रेक करेगा, Al3+ 3 क्लोराइड आयन, टोटल आयंस कितने हो गए हमारे पास, 4 आयंस हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ आयंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका कंडक्टेंस अच्छा होगा, ठीक है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसका होगा, AlCl3 के केस में, क्योंकि उसके नंबर ऑफ आयंस, अगर देखो 1 मोल ऑफ NaCl किसी सोल्यूशन के अंदर डाला या MgCl2 डाला या AlCl3 डाला तो कंपैरेटिवली किसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज़्यादा हुआ, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो आप डिसोशिएट करके देख लोगे कि किसके ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक बात ये हो गई, ठीक। अब देखो इसके बाद हम टेम्परेचर पे देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर M+ और X- है, ठीक। अब ये
नेक्स्ट फैक्टर हम टेम्परेचर देखने वाले हैं। ठीक, टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। जब m प्लस और x माइनस आपके सोल्यूशन के अंदर है और आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ गया। ठीक, अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ होगा, ये जो M प्लस है या हमारे जो आयंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। ठीक है, और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी तो ये ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, और अगर ये ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इनका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो आपका कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, आपके आयंस ज़्यादा एनर्जी में आ जाते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। ठीक है, ये 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स होंगे हम इधर समझ लेते हैं। अब देखो, जब टेम्परेचर का मैंने बताया तो मैंने क्या बोला, अगर इनकी मूवमेंट फास्ट है, टेम्परेचर देने से मूवमेंट ही तो बढ़ी है, तो मूवमेंट बढ़ गई तो जो अपना कंडक्टेंस था वो भी बढ़ गया। तो एक चीज ये भी हो गई, जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आयंस की मोबिलिटी पे। ठीक है, अगर किसी आयन की मोबिलिटी ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा है भागने दौड़ने में, मूव करने में, ठीक है, तो उसका कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, आयन की मोबिलिटी पे। जैसे कि सपोज आपको बोल दिया जाए कि A प्लस और B प्लस 2 आयन्स हैं, जिसमें से A की मोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो किसका ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, A का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इस मोबिलिटी को किस किस चीज़ों से आपने कनेक्ट करना है। मोबिलिटी ज़्यादा है, देखो टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो कंडक्टेंस ज़्यादा है। ठीक, ये बात पता चली आपको। और देखो, अगर आपके साइज पे हम बात करें, 5th फैक्टर, अगर आप साइज की बात करोगे, किसी आयन का साइज अगर ज़्यादा है, ठीक है, उसका साइज बड़ा है, तो उसकी मोबिलिटी घट जाती है। साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है आपका कंडक्टेंस। अगर साइज आपका ज़्यादा है, द बिगर साइज आयन, sized ions have lesser mobility और अगर मोबिलिटी कम है बड़े साइज के आयन की, तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, लेसर। ठीक है, तो साइज बढ़ने से आपके आयन की कंडक्टिंग एबिलिटीज कम हो जाती है, कंडक्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जब हम साइज पे ही आ गए हैं, तब एक चीज को काफी अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो, आपने इसको मैं हटा देती हूँ, आपने NaCl के 2 सोल्यूशन लिए। देखो, NaCl के आपने 2 कंटेनर्स में अलग अलग सोल्यूशन लिए। एक में आपने लिया मोल्टन NaCl, ठीक है, दूसरे में आपने लिया एक्वस NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस आयंस आ गए। ठीक है, इसके अंदर पानी तो प्रेजेंट है नहीं कि कुछ और मिलेगा आपको, इसके अंदर Na प्लस है और Cl माइनस है। अब ये Na प्लस जो है ना, इसका साइज एकदम छोटा सा है, और इसके चारों तरफ जो OH माइनस, वाटर की वजह से H प्लस और OH माइनस आयंस भी तो प्रेजेंट है, तो इस Na प्लस को ये OH आयंस सारे चारों तरफ से घेर लेंगे। इसका तो साइज छोटा था, लेकिन इसका क्या हो गया, सॉल्वेशन। ठीक है, इस छोटे से आयन का चारों तरफ OH नेगेटिव चिपक गया, इससे इसका साइज बढ़ गया। तो इस वजह से मोल्टन NaCl में NaCl का कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सोडियम आयन हमारा फ्रीली मूव करता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, सॉल्वेशन हो जाता है, तो इस आयन का साइज बढ़ जाता है। तो इस केस में इसका कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली देखो NaCl, देखो आपसे कंपेयर कराया जाए कि अगर आपके पास NaCl मोल्टन है और आपके पास
CaCl मोल्टन है, ठीक। दोनों में से किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा? डेफिनेटली NaCl का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए आपको कि आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl है और एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCl है, तो किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा? एक्वस CaCl का, सीजियम क्लोराइड का। वो किस लिए होगा? क्योंकि इसका सॉल्वेशन कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, तो इसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो आपका साइज होता है वो डिपेंड करता, उस पर डिपेंड करता है आपका कंडक्टेंस और किस तरीके से करता है। बेयर आयन का साइज छोटा है मोल्टन सोल्यूशन के अंदर, तो ठीक है भाई, वो मोल्टन सोल्यूशन के अंदर है, जितना छोटा साइज है उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर वही एक्वस सोल्यूशन के अंदर है तो वो उसका छोटा साइज उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और तब क्या होता है, उसका ज़्यादा सॉल्वेशन हो जाता है और उस वजह से उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसका कंडक्टेंस घट जाता है, ठीक है। तो एक ये फैक्टर था, ठीक है। अब हम लास्ट फैक्टर अपना डिस्कस करते हैं कि जब हम सोल्यूशन, मोल्टन में नहीं, जब हम सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं, जैसे कि हमने M+X- को एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिप किया, जब हम इसने एक्वस में डिप किया तभी तो हम इसका कंडक्टेंस देख रहे हैं कितना कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एक और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के अलावा, कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, ठीक है। मोल्टन स्टेट में तो आयंस अलग अलग कंडक्टेंस शो कर रहे हैं, और सोल्यूशन अगर आप एक्वस ले रहे हो तो अलग अलग, ठीक है। तो जो आपका लास्ट फैक्टर्स है वो क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मोल्टन स्टेट में अलग कंडक्टेंस दे रहा है, एक्वस स्टेट में अलग देगा, लेकिन अगर कोई और आपने सॉल्वेंट ले लिया तो अलग देगा, ठीक है। और वो चीज़ कैसे, किस पे डिपेंड करती है? देखो, आपके सॉल्यूशन के अंदर M+X- है और वाटर आपका क्या कर रहा है? H2, वो जो कि सॉल्वेंट है, वो इन दोनों को दूर दूर ही तो कर रहा है। जितने दूर दूर ये रहेंगे, ठीक है, इनको दूर कर रहा है, इनको डिसोशिएट कर रहा है। इनको दूर करने से ये फ्रीली अपना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वाटर क्या कर रहा है? इनको डिसोशिएट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर इसको इजीली आयनाइज कर देता है। तो वो जो भी सॉल्वेंट्स जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? हायर डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट्स वाले जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है कि वो इन दोनों को ज़्यादा दूर दूर रखे, ज़्यादा फ्रीली रखे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूशन हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा, उतना ज़्यादा ये सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट करेंगे, और जितना अच्छा आयनाइजेशन या डिसोशिएशन होगा उतना अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिन सॉल्वेंट्स का हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, helps in increasing conductance। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा वाटर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्वेंट, जैसे पोलर नॉन पोलर वाला ही केस है, ठीक है। पोलर के अंदर ही तो पोलर चीज़ आयनाइज होगी। जिनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो पोलर सॉल्वेंट्स है, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है? पोलर है। तो वो उसी के अंदर अच्छे से सॉल्युबल होंगे, अच्छे आयनाइज होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट फैक्टर, ठीक है। तो ये था कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद हम अपने पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की कौन कौन सी फॉर्म है जो हमें मेजर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट हम अपना वही पढ़ने वाले हैं, ठीक। सो नेक्स्ट हम आते हैं अपनी उन टर्म्स पे जो हमें कंडक्टेंस को समझने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम कैसे कैसे मेजर करेंगे, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, ठीक है। तो उन टर्म्स में जाने से पहले सबसे पहले तो हम जो अपने हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर फैक्टर था उसी को समझेंगे, कि सबसे पहले अगर कोई कंडक्टर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है,
ठीक है। और ये रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस है ये एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है उसी का रेसिप्रोकल इज कंडक्टेंस, ठीक है। तो जब अपनी टर्म्स को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे तो हम अपने रेजिस्टेंस को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन द वेरी बिगिनिंग जो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी रेजिस्टेंस, ठीक है। डेफिनेशन आप सबको पता ही है, अभी मैंने बताई आपको, दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक। अब बात डेफिनेशन की नहीं है, बात ये है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेरी सिंपल, आप सभी को पता है ये तो, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक। अब ये मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे एक एक चीज़ को आपको बताना पड़ेगा। देखो जब आप मेटेलिक कंडक्टर्स लेते थे तब आप सिंपली यही लेके चलते थे, ठीक है, कि ये जो कोई मेटल M, सपोज कोई मेटल है, उसका रेजिस्टेंस R कितना होगा, ठीक है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसकी रेजिस्टिविटी पे, ठीक है, उसकी लेंथ पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। सपोज ये उसकी लेंथ है, ठीक है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, और ये उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो ये हम उसका फॉर्मूला निकाल देंगे कि ये उसका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन ये किसकी बात थी, मेटेलिक कंडक्टर्स की। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगे तब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक कंडक्टिविटी सेल अज्यूम किया जाता है, वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि दो इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट किया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, इन दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, ठीक है, और इनके बीच इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक। और अब जो उनका रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टिविटी, ये क्या है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस, कितने डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, और ये A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स थे उनमें हम ना ऑलमोस्ट मीटर्स में डील करते थे, ये दोनों L और A, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि अपने सेल्स तो हमें छोटे छोटे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हमारी चलेगी वो अभी हम SI सिस्टम में नहीं लेके चलने वाले, सेंटीमीटर में ही डील करेंगे हम, ठीक है। जस्ट आगे काम आएगी इसीलिए बता रही हूँ, अभी नहीं है इतना कुछ यूज़, ठीक। तो आपने कंडक्टिविटी सेल के अंदर यही चीज़ें ऐसे लेके चलनी है। देखो अब रेजिस्टेंस का आपको पता है क्या है, रेजिस्टिविटी मैंने अभी सिर्फ एक टर्म बताई है, रो रेजिस्टिविटी, इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है। देखो इस मेटल कंडक्टर के अंदर अगर इसकी लेंथ हो जाए यूनिट 1 यूनिट, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 1 यूनिट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो जो हमारा R होगा वो हमारी रो के इक्वली होगा। मतलब अगर ये कोई मटेरियल इस साइज का लिया जाए कि उसका लेंथ सपोज 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस का आपका यहाँ पे इतना यूज़ नहीं है, बट स्टिल आपको जो न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे वो इसीलिए दे दिए जाते हैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में कि कन्वर्ट करो, बाकी करना कुछ खास नहीं है। अपनी सेकंड टर्म पे आते हैं, ठीक है, कि कंडक्टेंस क्या है। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इधर मैं इसको G से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इस पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, इस पे और कंडक्टिविटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडक्टेंस क्या है, G से मैंने इसको प्रेजेंट किया, ठीक। अब देखो G बोला गया, ये R का रेसिप्रोकल है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन डालेंगे, ठीक है। जब आपको बोला जाए कि ये इसका रेसिप्रोकल है तो सिंपली इसकी ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक, 1 अपॉन रो L बाय A, ये है आपका कंडक्टेंस,
ठीक है, अभी देख लेते हैं, बाकी देखेंगे। अभी इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, G 1/ρ, नीचे ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिख लो L/A। ठीक है, ये यही तो लिखा हुआ है। ठीक, अब ये जो 1/ρ है, ये रो क्या थी आपकी? रेजिस्टिविटी। इसी को बोला गया कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये कंडक्टिविटी क्या काम की चीज़ है? बहुत काम की चीज़ है। या फिर आप इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये जो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसको कप्पा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक ठीक है, अब इस पे भी आएंगे, एक एक करके चलेंगे। पहले हम कंडक्टेंस को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ये जो G है ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारा आ गया कप्पा 1/L/A। ठीक, इस बात तक हम पहुंच गए कि एक कंडक्टिविटी और दूसरा फैक्टर है ये। अब कंडक्टेंस को समझने के लिए हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा, और वो भी किन के लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर नहीं जाना है हमने। ठीक, इधर समझना पड़ेगा हमें। देखो, ये जो सब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मैंने टर्म बोली है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर देखो इसी की तरह ही कि अगर हम ऐसा केस ले लें कि ये लेंथ सपोज है यूनिट 1 सेंटीमीटर, और जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सपोज। ठीक है, तो जो आपका G हो गया वो कप्पा के इक्वल हो गया। मतलब वो स्पेसिफिक कंडीशन जब आपकी लेंथ यूनिट है और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूनिटी है, तो जो कंडक्टेंस यहां से हमें मिलेगा उसी को हम कंडक्टिविटी बोलने वाले हैं। ठीक है, इसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलने वाले हैं, क्योंकि हमने सारी सिचुएशन को स्पेसिफाई कर दिया। ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सब कुछ यूनिटी है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो गया? कंडक्टेंस के ही इक्वल है। इसीलिए स्पेसिफिक कंडीशन में कंडक्टेंस है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन इसको कंडक्टिविटी ज्यादा प्रोनाउंस किया जाता है। आयुपेक ने भी इसी को जस्टिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये आ गए हम कि ये जो हमारा कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी होता है जब ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे, देखो अगर इसका ये लेंथ 1 है, ठीक है, और ये जो दोनों फेसेस रहेंगे इनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक ऐसा वॉल्यूम निकल के आएगा। देखो कुछ इस तरीके से समझो, ये जो ये वाला फेस है ये एक इलेक्ट्रोड है, उसके बाद ये वाला एक इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो लेंथ आपको दी हुई है वो 1 सेंटीमीटर दी है। तो ये जो क्यूबिक वॉल्यूम बना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बना, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस वही होगा जितना 1 ml को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना कंडक्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हम ये चीज बोल सकते हैं। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख रही हूं। कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द conductance offered by 1 ml of an electrolytic solution। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा अच्छे से हम ड्राइव करेंगे
ठीक है। अगर आपके पास सोल्यूशन 1 ml है, देखो मैंने अभी बताया आपको कैसे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml अगर आपके पास सोल्यूशन है, वो जितना भी कंडक्टेंस दे रहा है उस टाइम पे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगी वो उसके कंडक्टेंस के इक्वल होगी, ठीक है। अभी सिंपल टर्म्स में समझ लो, आगे भी जाएंगे हम इस पे काफ़ी अच्छे से जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट ओम होती है, ठीक है, और जो हमारा कंडक्टेंस है वो जस्ट रेसिप्रोकल है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, तो इसकी यूनिट इसके इन्वर्स होती है। तो आप इसको ओम इन्वर्स भी लिख सकते हो, आप इसको मोह भी लिख सकते हो, जस्ट MHO, ओम का इन्वर्स मोह, ठीक है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो साइमन मानी गई है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपनी कंडक्टिविटी पे, ठीक है, कि कंडक्टिविटी हमारे कहाँ काम आती है, ठीक। तो ये मैंने जिस डेफिनेशन बताई है, अब देखो कंडक्टिविटी क्या है। यहाँ से हमने देखा कि कंडक्टिविटी तो कंडक्टेंस का ही इक्वल है जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम 1 ml है, ठीक है, स्पेसिफिकली 1 ml वॉल्यूम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जितना कंडक्टेंस देता है उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इस कंडक्टिविटी की यूनिट की तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आ जाओ, ये यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ से सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। छोड़ो इसको बाद में करते हैं, पहले कंडक्टिविटी को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी हो गया, उसके बाद हम एक छोटी सी टर्म और है उसको क्लियर करते हैं। ये जो यहाँ से L/A आ रहा है ये क्या है, ठीक, और इसका यूज कहाँ है। देखो अगर हमने कोई सेल बनाया, उसका इलेक्ट्रोड का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर लिया और ये लेंथ ले ली, अब ये चीज़ें कांस्टेंट होने वाली है। अब ये इस सेल की फिक्स्ड प्रॉपर्टीज है, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब एक टर्म देखते हैं, थर्ड तो हमारी ये हो गई कंडक्टिविटी। फोर्थ एक टर्म देखते हैं, सेल कांस्टेंट क्या होता है। देखो सेल कांस्टेंट बोला गया है L/A, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इसी को बोला गया है सेल कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इतने बड़े हमारे पास सेल नहीं होते कि मीटर में डील करें, सेंटीमीटर में ही हमारा काम चलने वाला है, ठीक है। क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आपने एक सेल बनाया है उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस लेना पड़ेगा और उसके इलेक्ट्रोड्स का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स करना पड़ेगा। ये चीज़ें ही फिक्स करने के बाद हम अपना सेल बना सकते हैं और ये चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली है और ये एक सेल की प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको सेल कांस्टेंट बोला गया है, ठीक है। ये हेल्प करता है आपके कंडक्टिविटी मेजरमेंट में, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं कंडक्टिविटी पे, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसको G स्टार से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, जो हमारा कंडक्टेंस था वो क्या था, कप्पा 1/L/A, और मैं कह रही हूँ इसको क्या कहेंगे हम, G स्टार, 1/G स्टार, ठीक है। तो जो हमारा कप्पा आ गया वो क्या आ गया, G स्टार, G स्टार, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेल कांस्टेंट है, अगर आपका देखो, अगर कंडक्टिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, जिसका सेल कांस्टेंट यूनिटी है। देखो अगर कोई सेल हमने लिया, उसका सेल कांस्टेंट 1 सेंटीमीटर इनवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आने वाला है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सब बातें एसोसिएटेड हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज बोल दे कि जो आपका सेल कांस्टेंट है वो यूनिटी है, या फिर आपको बोल दिया जाए कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका वॉल्यूम 1 ml है, या आपका इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, वो एक ही बात है, वो उस सेल की प्रॉपर्टी बताई है आपको, ठीक है। अगर आपको सेल कांस्टेंट पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि कितनी उस सेल की कंडक्टिविटी होने वाली है। अगर आपको कंडक्टेंस पता है या आपको कंडक्टेंस बताना हो, कंडक्टिविटी पूछी जाए, आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, कंडक्टिविटी किसी सेल की
अगर कोई सेल हमारे पास है जिसका सेल कांस्टेंट यूनिटी है तो उसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ये बात भी निकल आके आई, इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी देन कप्पा इज इक्वल टू जी, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब देखो ये तो थी थ्योरेटिकल बातें कि ये कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस है। कंडक्टिविटी का काम क्या है, किस तरीके से ये हेल्प करती है आपकी कैलकुलेशन में कि आप कंडक्टेंस, अगर आपको किसी सब्सटेंस, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी दे दी जाए तो आप कैसे बताओगे कि इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। कैसे बताएंगे? अगर आपको बोला जाए कि कोई किसी इलेक्ट्रोलाइट, कोई M+X- का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी आपको बोल दी जाए Y है। अच्छा हाँ, कंडक्टिविटी की यूनिट पे बात कर लेते हैं, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। देखो यहाँ पे जो हमारा कप्पा है इसी की यूनिट तो निकालनी है हमने, और इसकी यूनिट क्या है? साइमन्स, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट ये रहेगी, ठीक है। तो ऐसे कोई बोल दिया जाए कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, उसका कंडक्टेंस है इतना, सॉरी कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी दी हुई है कि इतनी है। अब बताओ कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का अगर हम कंडक्टेंस निकालें तो इस कंडक्टिविटी को कैसे यूज किया जाएगा। देखो हमें इतनी बात पता है कि जो कंडक्टिविटी दी हुई है वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए दी हुई है, और वो कितने वॉल्यूम के लिए दी हुई है? वो 1 ml के लिए दी हुई है। अगर कोई सब्सटेंस, इसका मतलब क्या हुआ, ये M+X- इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाया गया 1 ml, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml सोल्यूशन बनाया गया, और जितना वो कंडक्टेंस दे रहा है उसको हमने बोला ये अमाउंट, वो Y अमाउंट है, सपोज 10 लगा लो, ठीक है। सिंपल हो जाएगा ना। इतनी कंडक्टिविटी ऑफर कर रहा है 1 ml। और अब अगर आपसे पूछ ले कि आपके पास 1000 ml है, 200 ml है, 400, सपोज आपसे पूछ ले कि यही MX ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अगर 200 ml कर दिया जाए तो कितना कंडक्टेंस देगा, तो ये कितना कंडक्टेंस देगा? 200 × 10 इतना कंडक्टेंस देगा, ठीक है। यही तो देगा। देखो 1 ml कोई सोल्यूशन कितना कंडक्टेंस दे रहा है? 10 साइमन, ठीक। इसका मतलब यही हुआ ना, कंडक्टिविटी इतनी है कि 1 ml सोल्यूशन इतना कंडक्टेंस ऑफर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो 200 ml कितना करेगा? आप कर लोगे, या 1000, 2000, 500, 700 जितना भी दिया हुआ है। तो कंडक्टिविटी को किस लिए यूज किया जाता है? इस तरीके की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो जो कंडक्टिविटी, जब भी कंडक्टेंस के बाद आप जब भी किसी भी तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी आप पढ़ने वाले हो आगे, ठीक है, आप वॉल्यूम में ही ज्यादा डील करोगे। सबसे पहली टर्म कंडक्टिविटी वो 1 ml सोल्यूशन के लिए आई कि जब आपको मेंशन कर दिया जाए स्पेसिफिकली कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 ml सोल्यूशन है, तो आपको बताना है कि कंडक्टिविटी क्या होगी। सिंपल है, कंडक्टिविटी कितनी होगी? आपके कंडक्टेंस के इक्वल होगी। लेकिन फिर आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं इतने ml सोल्यूशन क्या कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो स्पेसिफिक बस उसकी कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो वही होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कभी भी आपको कंडक्टेंस निकालना है, आप उसकी कंडक्टिविटी से निकाल सकते हो। और ये बस मैं आपको बताने के लिए समझा रही हूँ, वैसे आपको फॉर्मूला यूज करना है। और आपका फॉर्मूला क्या है? कप्पा इज इक्वल्स टू G × G स्टार। बहुत सिंपल है। ये G क्या है? कंडक्टेंस, और ये G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट, ठीक है। और कप्पा क्या है? आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है। सबकी यूनिट्स हो गई, ठीक। अब एक मैंने बात बोली कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, कितनी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है ना कंडक्टिविटी की। समझो कैसे, मैं कह रही हूँ कंफ्यूजिंग है कैसे। मैंने बोल दिया कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, अगर वो 1 ml होगा ना, ठीक है, तो हम वो जितना भी कंडक्टेंस ऑफर करेगा तो हम मान लेंगे कि वो उसकी कंडक्टिविटी है, ठीक है। देखो
जो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी टर्म थी ना, वो मेटल कंडक्टर्स के लिए बहुत अच्छी थी। उसमें इसमें कुछ कंफ्यूजन बचता ही नहीं था कि इतना कोई मेटल कंडक्टर, क्योंकि इसकी डेंसिटी थ्रू आउट फिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देखो आपने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाए, ठीक, ये भी 1 ml है और ये भी 1 ml है, ठीक है, दोनों 1-1 ml है। ठीक है, अब देखो ये आपने 1 मोलर बना दिया, ये आपने 2 मोलर बना दिया। ठीक, और जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की डिपेंडेंसी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा तो था कि नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे हमने कोई स्पेसिफिक कंडक्टर लेके चला, ठीक है, अब वो कंडक्टर हर जगह सेम रहेगा, लेकिन देखो जैसे मैंने ये NaCl ही मान लिया, ये भी NaCl मान लिया, लेकिन यहाँ पे 1 ml है, मोलर है, यहाँ पे 2 मोलर है, कंसंट्रेशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकती कंडक्टेंस को, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर कंसंट्रेशन हमें पता है तब हम अच्छे से बता सकते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को कि हाँ अब कंसंट्रेशन भी फिक्स हो गई, अब सारी चीज़ें हमें पता चल गई, अब हम कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो उसी के लिए 2 टर्म्स नई मतलब एडिशनल लगा लो। ये जो नई टर्म्स आने वाली है वो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर नहीं थी, ये सब चीज़ें सेल कांस्टेंट के अलावा बाकी सब चीज़ें आपको मेटेलिक कंडक्टर में आती थी अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बात कंसंट्रेशन की आ गई, और जब कंसंट्रेशन की बात आती है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मोलैरिटी, ठीक है, और दूसरी चीज़ नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम कंडक्टिविटी को मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के साथ पढ़ने वाले हैं। कुछ बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, देखो हमने कंडक्टिविटी में क्या बोला कि सिर्फ जो 1 ml सोल्यूशन होगा वो जितना कंडक्टेंस ऑफर करेगा दैट इज कंडक्टिविटी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि ये भी 1 ml सोल्यूशन है, ये भी 1 ml सोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन ये 1 मोलर है, ये 2 मोलर है, तो ये दोनों सपोज NaCl है, ये दोनों एक जैसा कंडक्टेंस कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम ज़्यादा टेक्निकली बेटर टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल कंडक्टिविटी। ये 2 टर्म हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैं फिर टाइमिंग हटा देती हूँ। आप समझ गए ना हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ये जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम लैम्डा m से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लैम्डा n से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी, ये हमारा नॉर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये 2 टर्म हमने पढ़नी है। अब देखो मोलर की बात करते हैं। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे ये जो कंडक्टेंस था ये 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ने बनाया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस offered by that volume of electrolyte in which 1 mole of electrolyte is present. आई गेस सिंपल है। कैसे है, देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो
जब 1 ml सोल्यूशन हमारे पास है तो हम कप्पा बोल देंगे, बात सिंपल है। अब हमें नहीं पता, हमारे पास कुछ VmL इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों नहीं पता हमें, देखो हमने ये कंडक्टिविटी सेल लेके चलना है SI की, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच का L डिफरेंस है, जो भी है आप लेके चलना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसको फिक्स डाल दिया 1 मोल, ठीक है। जैसे अगर आपको जैसे बोल दिया जाए कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी M है, ठीक है, तो हमने इसमें से सिर्फ इतना इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 हो, बस, ठीक है। और वो वॉल्यूम जितना कंडक्टेंस ऑफर करेगा उसको मोलर कंडक्टिविटी बोल देंगे, ठीक है। कैसे, देखो आपका, चलो सिंपल ऐसे लेके चलो कि हमने एक 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। 1 मोलर के अंदर हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि 1 मोल को हमने डाला 1 लीटर के लिए, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम भी बता दिया 1 लीटर, ठीक है। अगर 1 मोलर होगा तो हमने 1 लीटर के अंदर 1 मोल डाला, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन जितना कंडक्टेंस ऑफर करेगा ये क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल था। लेकिन अब आप सॉल्यूशन 1 ml नहीं, सॉरी 1 लीटर नहीं लेके चल रहे हो, आप बस 1 मोल लेके चल रहे हो। अब वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो किसी भी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, तो उस कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, देखो सिंपली जो आपका कंडक्टेंसी है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है, लैम्डा m, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय किसने दिया है, VmL इलेक्ट्रोलाइट ने, ठीक है, यही तो है, ठीक। और अगर आपको बोल दिया जाए कि इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन M थी, यहाँ पे तो मैंने स्पेसिफिकली 1 बोल दी थी, लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारे पास कोई M कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो जब हम मोलैरिटी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आप ml में वॉल्यूम ले रहे हो ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आपने बोले हैं इसको तो डिफाइन कर दिया, ये तो 1 मोल है, ठीक है। VmL है देखो ये यहाँ पे है, तो अगर हम इसको यहाँ पे इस VmL की वैल्यू पुट कर दें तो क्या करेंगे, जो कि हमारा 1 था तो ये 1 हो गया इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। उस साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका मोलर कंडक्टेंस कितना निकल के आ रहा है, सिंपल है, इस वॉल्यूम की जगह ये आपको पुट करना है, ठीक है। कितना आ रहा है, कप्पा 1000 और यहाँ पे क्या आ गया M, ठीक। ये क्या आपका आ गया, आपका मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम था हम ml में मान के चल रहे हैं ना, हमने बोला सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये निकल के आ गया, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर आप कोई भी सोल्यूशन ले लो उसका वॉल्यूम V है आपके पास, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिक्स है कि इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टेंस ऑफर करता है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और करना आपको जैसे कि एक सोल्यूशन दिया हुआ, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि आपके पास एक सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी सपोज 0.2 मोलर है, ठीक है, और कप्पा भी कुछ वैल्यू दे दी जाए, सपोज आपको दे दी गई 20, ठीक। तो अब आपको अगर ये निकालना है तो सिंपल है,
मैथमेटिकल तो कैलकुलेशन सिंपल ही हो गई ना, 20/0.2,000, ठीक है, इतना सारा आपको मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी मिल गई, ठीक है। ये बात आ गई मोलर कंडक्टिविटी की। अगर अब आओ हम नॉर्मल कंडक्टिविटी, इसको नॉर्मल नहीं, ज़्यादातर इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोला जाता है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। सिंपली जहाँ पे मोलैरिटी थी वहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ये जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस था, यहाँ पे ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी the conductance offered by that volume of electrolyte in which 1 gram equivalent electrolyte is present, ठीक है। यहाँ पे भी सोल्यूशन कर लेना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कर लेना, ठीक है। या सिंपली आप बोल सकते हो द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे सिर्फ 1 मोल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। ये किसके इक्वल जाएगी? कप्पा इनटू नॉर्मेलिटी, सॉरी वही वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है। और अगर हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पे हमारा कितना होने वाला है? देखो जो नॉर्मेलिटी है हमारी वो क्या हुई वो यही तो होती है, हमारे कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट थे, यही होती है, ठीक है। आपको अपना ये पता है कि सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है यहाँ पे, है ना, एक ही तो है। तो हमारा वी वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? 1/1000 इंटू नॉर्मेलिटी। तो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गया? ठीक है, कप्पा 1000 और एन, ये है आपकी नॉर्मेलिटी और ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। और पीछे हमारा वो क्या था? मोलर कंडक्टेंस। देखो अब कभी कभार क्या होता है कि इन दोनों का रिलेशन भी आपसे पूछ लिया जाए कि मोलर कंडक्टिविटी दे दे, पूछ ले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे दे, पूछ ले मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, यहीं से ही देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरा मैं हटा देती हूँ, इसको अच्छे से कर लो, ये डेफिनेशंस हैं इनकी, कुछ नहीं है। मोलर कंडक्टेंस, देखो कोई आपके पास कुछ ना भी वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी कुछ भी मोलैरिटी है, ठीक है, वो कुछ कंडक्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक, और उसको उसकी मोलैरिटी से डिवाइड कर दो तो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये 1000 बस इसीलिए लगा है क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन चलने वाला है वो सोल्यूशन ml में चलने वाला, लीटर में नहीं चलने वाला, ठीक है। कंडक्टिविटी को डिवाइड करना है, उसकी मोलैरिटी से मोलर कंडक्टेंस आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिवाइड करना है उस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी से, सिंपल, ठीक है।
एक सोल्यूशन की आपको कंडक्टिविटी पता है, देखो कंडक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कंडक्टिविटी पता है, सिर्फ उसका कंडक्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, बस उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। इस कंडक्टिविटी को हमने ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, यही तो किया, इस वॉल्यूम से ही तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक सिर्फ नॉर्मल कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, तो वो सिर्फ 1 ml सोल्यूशन का होता है। तो देखो सिर्फ आपको G निकालना है तो कप्पा इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि तो 1 ml सोल्यूशन का होता है, ठीक है। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो कप्पा को मोलैरिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो कप्पा को उसकी नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल है, ठीक है। इस कप्पा को ही छेड़ना है हमने, ठीक है। अगर मोलर पूछा है तो मोलैरिटी से डिवाइड कर दो, अगर इक्विवेलेंट पूछा है तो नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर दो, और अगर कंडक्टेंस पूछा है तो ठीक है, फिर सब पता ही है आपको, ठीक है। तो ये था। अब हम आ जाते हैं कि हमारा इक्वेशन ये जो दो आई हैं मोलर कंडक्टिविटी की और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, है कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच क्या रिलेशन होगा, हम ये देखते हैं। देखो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी, इन दोनों एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इनका रिलेशन आ जाएगा। अब मोलर कंडक्टिविटी हमने क्या निकाली, कापा कंडक्टिविटी को मोलैरिटी से डिवाइड कर दो इनटू 1000, यही आई हमारे पास। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी, वही कि कप्पा और इसको नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर दो इनटू 1000, ठीक है। जो जो हट रहा है हटा दो, और ये क्या हो गया, नॉर्मेलिटी ऊपर चली जाएगी, मोलैरिटी नीचे रह गई। अब देखो एक आपको अच्छे से पता है, जो हमारी नॉर्मेलिटी होती है उसको हम ऐसे भी बोलते हैं ना, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। और अब ये एन फैक्टर क्या होने वाला है, जैसे कि हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है Mn प्लस NX माइनस, तो ये जो n वैल्यू है ये क्या है, n फैक्टर। जैसे सपोज आपने NaCl लिया है, ठीक है, तो आपका n फैक्टर कितना हो गया 1, MgSO4 लिया है, n फैक्टर कितना हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से लेके चलेंगे। तो अब ये इक्वेशन आपको पता है, इसको इसमें पुट कर दो, ठीक। देखो मोलैरिटी को, नॉर्मेलिटी को मैंने क्या लिखा है, m इंटू n फैक्टर, और नीचे क्या था, मोलैरिटी, मोलैरिटी से कैंसिल, मोलैरिटी कैंसिल, ठीक है। यहां से आपको क्या पता चला कि ये जो मोलैरिटी मोलर कंडक्टिविटी है आपकी, ये n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल आएगी। तो अगर आपको कभी इनमें से एक वैल्यू दे दी जाए तो आप दूसरी निकाल सकते हो, अगर मोलर कंडक्टिविटी दे दी जाए तो इक्विवेलेंट निकाल लोगे, अगर आपको उसका n फैक्टर पता है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास इस तरीके का कभी MgCl2 दे दिया, तो ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट का नहीं पूछेगा, ये ना आपसे एक एक आयन का पूछेगा। ये आप आगे समझ जाओगे, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके देखेंगे प्रॉब्लम्स कि कैसे यूज होगा। आपको कैटायन का अलग निकालना है, एनायन का अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे Mg का n फैक्टर 2 हो जाएगा, यही है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1, तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने ना ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलनी है। दूसरा देखो, मैंने यहाँ पे सीधा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का इक्वेशन ले लिया, लेकिन अगर आप इसको करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता तो देखो, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम V, ठीक है। अगर आप ये भी वैल्यू पुट करके अगर निकालना चाहोगे तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा। अगर इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन n फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है हमें कोई न्यूमेरिकल मिले जिस पे बेस्ड हो और हम करें उसको, ठीक है। तो ये सारा था हमारा उन टर्म्स के बारे में जो हमें कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए पढ़नी है। देखो क्योंकि ये मेटेलिक कंडक्टर नहीं था, अभी हमारा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक था, तो उसके लिए हमें ये सारी टर्म्स पढ़नी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको ये टर्म्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन सारी टर्म्स का फंडा क्लियर होगा तो आपके लिए आपका नेक्स्ट लेक्चर बहुत ईजी होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर सोल्यूशन की
की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो उनकी ये सारी वैल्यूज़ कैसे बदलेगी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।